नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। अभय द्विवेदी ने विस्तार से समझाया है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट नेताओं को लाकर अपनी वॉशिंग मशीन में डाल रही है। राघव चड्ढा इसका जीता जागता उदाहरण है। उनसे बातचीत में हमने ये खुलासा किया है कि ईरान और अमेरिका युद्ध की एक नई जंग की तैयारी शुरू हो गई है। चलते हैं अभय द्विवेदी के पास ये सारी बातचीत करने के लिए। 4PM में बहुत बहुत स्वागत है अभय द्विवेदी आपका। मुझे भारतीय जनता पार्टी बड़ी पसंद आती है। आदमी प्यार से बात सुने तो प्यार से, लठ से बात सुने तो लठ से। प्यार से कहते हैं कि भैया हमारी पार्टी में आ जाओ, नहीं आएंगे। राघव चड्ढा के साथ आ जाओ, नहीं आएंगे। ईडी का छापा पड़ेगा और तुरंत आ जाएंगे। ईडी भी कह देगी फाइल अब बंद, भाई साहब चले गए अपनी वॉशिंग मशीन में। इतनी बढ़िया भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन है। गिरगिट भी पेड़ पे चढ़ के सोचता होगा कि ये नेता जो है हमारा नाम क्यों लेते हैं, ये तो हमसे भी गए बीते, रंग इतनी जल्दी बदलते हैं। राघव चड्ढा जैसे लाखों सीए हैं इस हिंदुस्तान में। परिणीति चोपड़ा घास नहीं डालती हैं अगर वो राज्यसभा के सांसद नहीं होते। अरविंद केजरीवाल उनको इतनी लिफ्ट नहीं देते। लेकिन बंदे ने गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से रंग बदला। खुद गया, ईडी के छापे पड़वाए, बाकी लोगों को ले गया। आम आदमी पार्टी भी गजब की पार्टी है, गजब की हिम्मत है, हारती नहीं है। लेकिन कुछ सबक तो सीखती है ऐसे उद्योगपतियों को, ऐसे लोगों को। कम से कम अब अरविंद केजरीवाल दूर रखेंगे मौका परस्त लोगों को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो बेशर्मी की हदें लांघ दी है। दूसरी पार्टी को तोड़ना, ईडी के छापों से तोड़ना, भाजपा की भ्रष्ट वॉशिंग मशीन में शामिल कराना और ईमानदार होकर नेताओं को निकाल लेना। बीजेपी को लगता है देश के लोगों पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। फर्क पड़ता भी है, वाकई में अभय जी कुछ नहीं पड़ता लोगों को। देखिए, ये मसला जो है वो सब बातें तो हैं ही जो आपने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि भारतीय जनता पार्टी पहले बड़े प्रेम से कहती है कि हमारी पार्टी में आ जाओ, नहीं आता तो फिर दूसरे हथकंडे इस्तेमाल करने लगती है। वो सब बातें ठीक हैं, लेकिन यहाँ मसला कुछ और है। जब कोई लोकतंत्र पुराना हो जाता है और जम जाता है तो उसमें कुछ पार्टियों का उसके अंदर प्रभुत्व हो जाता है। कुछ पार्टियों से भारत में कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व है राष्ट्रीय स्तर पर। अगर आप ब्रिटेन में देखेंगे तो वहां भी दो पार्टियों का प्रभुत्व है। आप अमेरिका में देखेंगे वहां भी दो पार्टियों का प्रभुत्व है। और ब्रिटेन और अमेरिका में तो स्थिति यह है कि तीसरी पार्टी का आना मुश्किल है, बनते भी नहीं है, कोई बनाता भी नहीं है तीसरी पार्टी। कोई बनाता भी है तो घूम घाम के फिर उसी में चले जाते हैं लोग, उन्हीं दो पार्टियों के सेटअप में चले जाते हैं, वहीं अपनी जगह तलाश लेते हैं। भारत में बहुदलीय लोकतंत्र है, तो बहुदलीय लोकतंत्र में काफी पार्टियां नई नई बनती हैं, लेकिन बड़ी तेजी के साथ समाप्त हो जाती हैं, बशर्ते कोई उसमें क्षेत्रीय शक्ति के तौर पर ना उभरे। मतलब आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो कि इस आंदोलन के गर्भ से जन्मी थी। वो आंदोलन कैसा था, क्या था, इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन इस पार्टी के सभी नेता, सभी बड़ी जो हस्तियां थी, वो सब उसी आंदोलन के गर्भ से निकली थी। उससे पहले उन्हें राजनीति में कोई नहीं जानता था। ये पार्टी बनी और ये पार्टी किसी जाति बिरादरी की पार्टी भी नहीं थी। जैसे माना जाता है कि भाई समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी जाटवों की पार्टी है, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी, ब्राह्मण बनिया पार्टी है। इस तरह एक कांग्रेस को भी माना जाता था कि ऊंची जातियों की पार्टी है, या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो किसी भी जाति बिरादरी की पार्टी नहीं थी। और उसने दिल्ली में जो अपनी राजनीतिक सफलता अर्जित की, जो अभूतपूर्व थी, उन्होंने बहुत जबरदस्त चुनाव जीते। उससे पहले एक चुनाव में उसने गठजोड़ सरकार बनाई, तो यहाँ तो वो और इसके बाद उसने पंजाब में जाके सरकार बनाई। पंजाब में जहां दिल्ली जैसी आबादी नहीं थी, पंजाब की आबादी दिल्ली ऐसी नहीं थी, वहां भी जाके उसने बहुत बड़े पैमाने पर सरकार बनाई। तो इससे ये लगा कि ये भारतीय लोकतंत्र में एक ऐसी पार्टी उभरी है जो कि पुरानी पार्टियों से उकता चुकी जनता जो है इस पार्टी को पसंद करने लगती है। जैसे पंजाब उसका सबसे बड़ा उदाहरण था। जब पंजाब ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई तो दिल्ली की स्थापित पार्टियां जो थी उनका माथा ठनका। या आप कहें कि पंजाब में सरकार बनाने से पहले ही आम आदमी पार्टी ने जो पिछला सरकार बनाने से पहले वाला चुनाव था तो उसको वो जीत नहीं पाई थी, लेकिन प्रमुख विपक्ष के नेता के तौर पर उभरी थी। उस चुनाव में ही
भाजपा और कांग्रेस का माथा ठनका था कि ये कैसी पार्टी उभरी है। मुझे याद है कि उस चुनाव में अमित शाह ने एक चुनाव के बीच में बयान दिया था, जब उससे उनके पत्रकार ने पूछा कि आम आदमी पार्टी लगता है पंजाब के चुनाव में बहुत आगे बढ़ रही है, तो अमित शाह ने कहा था कि हम किसी पार्टी को आगे बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं। अगर कोई पार्टी आगे बढ़ रही है तो बढ़ेगी। लेकिन वो ऊपर से इस बात को कह रहे थे, भीतर से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक तरह का अघोषित गठबंधन हो चुका था आम आदमी पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी ने, जो उनका अपना पंजाब में जनाधार था, हिंदू व्यापारियों की जो पार्टी थी, उसको बड़ी खामोशी से अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस के पक्ष में उन वोटों का एक बड़ा हिस्सा शिफ्ट किया रातों रात, ताकि आम आदमी पार्टी न जीत पाए, कांग्रेस जीत जाए, और वहां कांग्रेस ने जीत के सरकार बना ली, अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हो गए। उस चुनाव की अंतर कथा यही थी कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दावेदारी छोड़ दी। अकाली दल से तो उसका कुछ वैसा समझौता वगैरह कुछ था नहीं, अकाली दल चुनाव जीतने की स्थिति में था नहीं, तो उसने सोचा कि क्यों ना कांग्रेस को चुनाव जीत जाने दिया जाए, वरना आम आदमी पार्टी सत्ता में आ जाएगी और ये बहुत बड़ी प्रतिद्वंदी साबित होगी। ये उदाहरण वहां आपको दिखता है। उसके बाद में जब दिल्ली में शराब घोटाले का मसला उठाया गया, तो शराब घोटाले में भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की आम आदमी पार्टी के खिलाफ जुगलबंदी देखने को मिली। कांग्रेस ने शिकायत की, भाजपा के एलजी ने सीबीआई जांच का आदेश दिया, और देखते देखते आम आदमी पार्टी के तमाम नेतागण जो है अरविंद केजरीवाल समेत जेलों में डाल दिए गए, और बड़े पैमाने पर प्रचार चला कि ये लोग भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। एक ऐसे आरोप में उनके खिलाफ हवा बनाई गई जो अदालत में टिक नहीं पाया। एक ऐसे आरोप में उनको कोने में धकेला गया जिस आरोप को अदालत ने आरोप मानने से इनकार कर दिया, मुकदमा चलाने योग्य भी नहीं समझा उन आरोपों को। आप सोचिए। और वो माहौल बनाकर जनता के मन में ये बात डाल दी कि ये पार्टी अपने वायदे पे खरी नहीं उतर पाई, ये साफ सुथरी राजनीति करने के वायदे से आई थी, लेकिन ये शराब घोटाले में फंसी हुई पाई गई। तो ये जो स्थिति थी, ये स्थिति बताती है कि एक ऐसी पार्टी जो कि जाति धर्म की पार्टी नहीं है, जो कि एक अलग तरह की पार्टी थी, जो कि स्थापित पार्टियों से जनता की उकताहट का लाभ उठाकर जो गुंजाइश बनती थी, उस गुंजाइश में आकर सत्ता में आती थी वो पार्टी। मैं ये नहीं कह रहा हूं आम आदमी पार्टी ने हमेशा अच्छी सरकार चलाई है, या सरकार चलाने में कोई गलतियां नहीं की, या उनके नेताओं ने गलतियां नहीं की, ये सब मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक नए किस्म की शक्ति जो लोकतंत्र में उभरी थी, उसको स्थापित पार्टियों ने किस तरीके से साजिश करके जो है उसको खत्म कर दिया, या खात्मे के कगार पर पहुंचा दिया। आज क्या स्थिति है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव हार चुकी है, पंजाब में उसके सभी राज्यसभा सदस्य जो हैं वो राघव चड्ढा के पीछे खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं, और पंजाब में उसकी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार जो है, उसकी जो कुछ भी बची खुची प्रतिष्ठा थी, वो इस घटना के कारण पूरी तरीके से उस प्रतिष्ठा का क्षय हो गया है। और जश्न कौन मना रहा है? भाजपा इसलिए जश्न मना रही है कि उसको राज्यसभा में 7 सांसद मिल गए प्लेट पर रखकर, और वो बहुमत के करीब पहुंच गई। और कांग्रेस इसलिए जश्न मना रही है कि पंजाब में उसके लिए सत्ता में आने की जगह खाली हो गई, और दिल्ली में भी इससे आम आदमी पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा, फायदा तो कोई होने वाला है नहीं। मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूं? मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस और भाजपा बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बहुत शक्तिशाली पार्टियां हैं, ये एक से अधिक प्रांतों की पार्टियां हैं। आज भाजपा ज्यादा बड़ी पार्टी बनती लगती है क्योंकि केंद्र में सत्ता में है। जिस दिन कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आ गई, वो भी इतने ही प्रांतों में अपनी सरकार बना लेगी, और भाजपा उसी तरह सिकुड़ जाएगी जिस तरीके से कांग्रेस सिकुड़ी हुई है आज। लेकिन ये दोनों पार्टियां, अगर कोई तीसरा बड़ा प्रतिद्वंदी जो इनकी शर्तों पर राजनीति नहीं करता, इन जैसा नहीं है, अलग तरह का है,
उसको खत्म करने के लिए ये लोग आपस में गठजोड़ कर लेते हैं। और इस गठजोड़ के जो कुछ उदाहरण हमने बताए हैं, अगर आप और भीतर जाएंगे तो आपको इसके और भी ज्यादा उदाहरण प्राप्त होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने सारे काम ठीक किए हैं, उसके नेतृत्व ने कोई गलती नहीं की है, या राघव चड्ढा को पार्टी में बनाए रखने के लिए, स्वाति मालीवाल को पार्टी में बनाए रखने के लिए इन लोगों ने पर्याप्त प्रयास किए थे या नहीं किए थे। मैं इन सब बातों के बारे में नहीं जा रहा हूं। आम आदमी पार्टी में बहुत लोग गए थे, एक एक करके सब लोग, बहुत से लोग बाहर आए। दो तरह के लोग आम आदमी पार्टी से बाहर आए। एक वो लोग बाहर आए, इसमें योगेंद्र यादव और आप प्रशांत भूषण जैसे लोगों को रख सकते हैं। पंजाब में भी कुछ इस तरह के लोग थे जो कि समाज सेवी थे, जनता में इनका नाम था, वो आम आदमी पार्टी में गए लेकिन बाहर आए उसमें। लेकिन वो लोग भाजपा में या अकाली दल में नहीं गए। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण भाजपा, अकाली दल या कांग्रेस में नहीं गए। वो लोग अपनी अपनी स्वतंत्र राजनीति उन्होंने बनाने का प्रयास किया। और जब भी आम आदमी पार्टी को योगेंद्र यादव ऐसे लोग संकट में देखते हैं तो वो एक सही सलाह ही देते हैं उसको, कभी ऐसी निंदा नहीं करते। जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में हार गई तो आप योगेंद्र यादव के वक्तव्यों को याद कीजिए, उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल कोई हाथ पे हाथ रख के बैठने वाले नेता नहीं है, वो जरूर प्रयास करके आगे आएंगे, ना वो निराश होने वाले नेता हैं, वो जीवट वाले नेता हैं, वो लड़ेंगे, ये योगेंद्र यादव ने कहा था, मुझे याद है। जबकि दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है किसी तरह के। मैं ये, और दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो पार्टी से निकले और निकलते ही या तो उन्होंने कांग्रेस में जगह प्राप्त कर ली या बीजेपी में घुस गए। ये जो मौजूदा 7 सांसद हैं ये भी उसी तरह के हैं। इसमें एक है साहब संदीप पाठक। उन्होंने क्या किया, वो कहने के लिए तो वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, MIT में, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी में पढ़े हैं, भारत में IIT में पढ़े हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ बड़े बड़े संस्थानों में पढ़े हैं। और आम आदमी पार्टी का पूरा संगठन की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल ने उनको दे रखी थी। राज्यसभा में उनको सांसद भी बनाया। जब पंजाब में संगठन उनका बनाने की जिम्मेदारी उनको दी, उन्होंने बनाया भी संगठन। उनको भगवंत मान का सलाहकार बनाया गया, अलग दफ्तर दिया गया, ये सब किया गया उनको। और आज जब उनको राघव चड्ढा के बगल में बैठे सब लोगों ने देखा तो जो भाजपा, जो आम आदमी पार्टी के आलोचक हैं, उनको भी धक्का लगा कि ये क्या हो गया, ये हालत है। और आप देखिए उन तमाम व्यापारियों को, एक क्रिकेटर भी है उसमें हरभजन सिंह, जिनको अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा पहुंचाया था, वो सब लोग भी लाइन लगा के भाजपा में चले गए। अब केजरीवाल को भी, अरविंद को भी सोचना चाहिए कि भाई कैसे लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया राजनीति में। ये वो लोग हैं। हरभजन सिंह को देखिए आप, हरभजन सिंह बहुत अच्छे ऑफ स्पिनर थे भारतीय टीम के, उन्होंने बहुत नाम कमाया उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं। क्रिकेटर के तौर पे मैं उनका प्रशंसक हूं, उनकी तारीफ करता हूं। लेकिन राज्यसभा का वो सदस्य बने और उनका नेता जब जेल भेज दिया गया गलत तरीके से, तो उन्होंने उसके खिलाफ, उसकी आलोचना में एक बयान देने से इनकार कर दिया हरभजन सिंह ने। एक राजेंद्र गुप्ता थे जो व्यापारी थे, एक गोयल साहब थे जो व्यापारी थे, जो यूनिवर्सिटी चलाते हैं वहां पर। ये इन सब लोगों को राज्यसभा का सदस्य पंजाब से बनाया गया और ये सब लोग आम आदमी पार्टी के काम नहीं आए। इससे अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं को यह भी सोचना चाहिए कि वो किन व्यक्तियों का चुनाव करते हैं, किन व्यक्तियों को एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचाते हैं। उनकी पार्टी में दूसरे लोग भी थे, राजनीतिक कार्यकर्ता थे, उनको अगर उनकी जगह रखे आते तो आज शायद ये स्थिति ना होती। लेकिन मैं इस पे नहीं जा रहा हूं। मेरा कहना यह है कि इस मामले में जिस तरीके से सत्ताधारी दल और मुख्य विपक्ष दोनों ने आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए बार बार जो जुगलबंदी की है, चाहे वो पंजाब की जमीन हो, चाहे वो दिल्ली की जमीन हो, इसका इतिहास लिखा जाना चाहिए। ये बताया जाना चाहिए कि भाई ये जुगलबंदी इन्होंने क्यों की, कैसे की और ये सब काम कैसे हुआ, इसका मैकेनिज्म क्या है। ये लोग किसी भी ऐसी पार्टी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है जो पार्टी इनकी कार्बन कॉपी ना हो। अच्छा, ये बात क्या अबे जी, ये बात मान लेनी चाहिए कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों नहीं चाहते
कि क्षेत्रीय दल ताकतवर हों, क्षेत्रीय दलों को मजबूती क्षेत्रीय दल का सवाल है ही नहीं संजय जी, मैं माफी चाहता हूं। आम आदमी पार्टी जो साधारण सामान्य स्थापित क्षेत्रीय दल होते हैं, जैसे तेलुगु देशम पार्टी है, ऐसे द्रमुक है, जैसे तृणमूल कांग्रेस है, ये इस तरह के जो क्षेत्रीय दल हैं उस टाइप की पार्टी भी नहीं है। देखिए क्षेत्रीय दलों का जो मॉडल है वो तो स्थापित मॉडल है। भाई क्षेत्रीय दल होगा वो अपने क्षेत्र में रहकर काम करेगा, एक क्षेत्र में सीमित रहेगा क्षेत्रीय दल। आम आदमी पार्टी क्षेत्रीय दल नहीं थी, वो किसी दिल्ली जैसे शहर में वो अपना लगातार विस्तार करना चाहती थी। पंजाब में तो उसने सरकार बना के दिखाई, दिल्ली में उस वक्त उसकी सरकार थी, वो राष्ट्रीय दल का उसने दर्जा प्राप्त किया। गोवा में उसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति थी, गुजरात में वो भाजपा को चुनौती देने की स्थिति में थी, उत्तर प्रदेश में संजय सिंह लगे हुए थे उसका संगठन बनाने में। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं क्षेत्रीय नहीं थी, उसकी महत्वाकांक्षाएं राष्ट्रीय थी आम आदमी पार्टी की। तो एक ऐसी पार्टी जो किसी जाति धर्म की पार्टी न हो, उसमें लाख कमियां थी, मैं मानता हूं। वो उसने जिन आदर्शों की घोषणा की थी, मैं मानता हूं कि वो उन आदर्शों पर खरी नहीं उतर पाई। कई उसमें दूसरी पार्टियों के दुर्गुण थे, वो दुर्गुण भी दिखाई पड़ रहे थे, उसके नेतृत्व में भी दूसरी पार्टियों के दुर्गुण दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन उस पार्टी का जो बुनियादी ढांचा था और इतिहास था वो दूसरी पार्टियों से अलग था, उसकी महत्वाकांक्षाएं भी दूसरी पार्टियों से अलग तरह की महत्वाकांक्षाएं थी। इस चीज को भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही स्वीकार करने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब की राजनीति में दिखाया कि न तो वो दिल्ली में उसने भाजपा को सत्ता में आने दिया, न कांग्रेस की वापसी होने दी। दोनों राष्ट्रीय दलों की राह में सबसे बड़ा रोड़ा आम आदमी पार्टी थी, दोनों ही मिलकर उसको हटाना चाहते थे। पंजाब में उसने भारतीय जनता पार्टी को आगे नहीं बढ़ने दिया और कांग्रेस को वहां भी उसने सत्ता आगे बढ़ने दिया। ये वहां भी ये दोनों की राह में आम आदमी पार्टी रोड़ा थी। ऐसी पार्टी को अब इन दोनों पार्टियों ने मिलकर एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां से उसकी रिकवरी होना काफी मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल के सामने आज की तारीख में एक बहुत बड़ी चुनौती है। अबे जी, ये एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी बहुत नैतिकता की बात करती थी, संघ भी ये बात कहता था। अब भारतीय जनता पार्टी में सारे नेता दूसरी पार्टियों के भरते चले गए। तो जो सालों तक जिन कार्यकर्ताओं ने दरी बिछाई है, पार्टी के लिए निष्ठा लगाई है, जान लगाई है, उनके दिल पे क्या बीतती होगी? सारे बाहर के नेता जिन पर तमाम तरह के अवगुणों के आरोप लगाते हैं, सब भरते चले जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस का पार्ट 2 हो गई है। जो संघ है वो बिल्कुल खामोश है, सही है। लेकिन वहां दूसरी समस्या है। देखिए भारतीय जनता पार्टी में 80 करीब नेता ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं। इनमें कई मुख्यमंत्री हैं, मेरे ख्याल से 4 या 5 मुख्यमंत्री स्तर के नेता हैं, कई मंत्री स्तर के नेता हैं, कई लोग संगठन में लिए गए हैं उनके नेता। अच्छा, तो जब कांग्रेस अपने शिखर पर थी तो कांग्रेस में भी सीपीआई से, रिपब्लिकन पार्टी से और दूसरी पार्टियों से बहुत से नेता आए थे और वो कांग्रेस में अच्छे पदों पे थे। सभी पार्टियां जो राष्ट्रीय पार्टी बनने की तरफ जाती हैं वो दूसरी पार्टियों से दल बदल करा के अपने उसको भरती हैं। उसमें अच्छे चेहरे भी होते हैं, बुरे चेहरे भी होते हैं, बदनाम चेहरे भी होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का तरीका थोड़ा फूहड़ किस्म का है, कांग्रेस का तरीका थोड़ा सा मतलब जिसे कहते हैं नफीस किस्म का था। भारतीय जनता पार्टी में निर्लजता इस किस्म की है कि वो आज की तारीख में कह रहे हैं कि बहुत भ्रष्ट है, कल उसको तुरंत ले लेंगे पार्टी में, और कभी उस बात का जवाब नहीं देंगे कि आपने पहले ये क्यों कहा था ये बहुत भ्रष्ट है। कभी नहीं देंगे जवाब। आप कितना भी कहते रहिए उसका जवाब नहीं देंगे, चुप रहेंगे उस सवाल के ऊपर। इस तरह की निर्लजता कांग्रेस के अंदर है बहुत बड़े पैमाने पर। कांग्रेस भाजपा के अंदर है, कांग्रेस इस तरह का मौका आने नहीं देती थी। वो जरा सफाई से काम करती थी, कांग्रेस हिसाब से काम करती थी। खैर इस बात को छोड़िए, वक्त बदल गया है। यहां मामला दूसरा है। यहां मामला यह है कि ये दल बदल वाला केवल प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न इस बात का है कि जो ऑपरेशन आम आदमी पार्टी है ये सामान्य तौर पर होने वाला ऑपरेशन लोटस नहीं है। जो आमतौर पर भाजपा जगह जगह दल बदल करवाती है और ऑपरेशन लोटस जिसको कहा जाता है, इसको ऑपरेशन लोटस में नहीं मानता। ये अलग तरह की चीज है। ये एक ऐसी पार्टी को नष्ट करने का अभियान है जिसमें देश की सबसे बड़ी सत्तारूढ़ पार्टी और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी
ये दोनों शामिल हैं, दोनों की साठगांठ है, तो दोनों मिलकर इस पार्टी को खत्म करना चाहती हैं। दोनों की राह में ये पार्टी रोड़ा बनी हुई है। ये है चक्कर। हकीकत तो यही है। जरा बात कर लेते हैं ट्रम्प चचा और की। इसके सबूत है, मैंने सामने दिए हैं आपको। अगर लोगों को लगता है कि सबूत गलत है तो बता दे मुझे गलत है। कानूनी दस्तावेजी है और ये हकीकत भी है। ट्रम्प चचा फिर धमकी दे रहे हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये धमकी कब तक देते रहेंगे, कितने दिन और चलेगी? मुझे तो लगने लगा है, और मैं एक मेजर जनरल संजय मेस्टन है, उनसे मैंने आज बातचीत की, और कुछ और भी प्रतिष्ठित रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनके साथ चर्चा की। सब लोगों का मानना है कि अभी एक युद्ध जल्दी ही फिर शुरू होगा। हो सकता है 7 दिन चले, हो सकता है 10 दिन चले, वो दिन 15 चले, 20 दिन चले, क्योंकि सब लोग, तीनों ही पक्ष जो हैं वो इस युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच में लंबे अरसे से युद्ध नहीं हुआ है, रुका हुआ है। ईरान भी तैयारी कर रहा है, अमेरिका भी तैयारी कर रहा है, इजराइल भी तैयारी कर रहा है। यहां तक कि इन तीनों पक्षों ने काफी तैयारी कर ली है, अपनी तैनातियां, फौजों की मोर्चाबंदी, हथियार, एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह वगैरह सब तैयार कर ली है। तीनों जानते हैं कि युद्ध कभी भी घटित हो सकता, कभी भी शुरू हो सकता है। तो हम लोगों को भी कमर कस लेनी चाहिए, भारत सरकार को भी कमर कस लेनी चाहिए, दुनिया को भी कमर कस लेनी चाहिए। इस खाड़ी युद्ध से जो अर्थव्यवस्थाएं परेशान हैं उनको भी कमर कस लेनी चाहिए कि अभी इसमें 7 या 10 दिन के बीच में एक युद्ध फिर शुरू होगा, और वो भी काफी विध्वंसकारी युद्ध होगा। इस बार युद्ध जो है वो होर्मुज में होगा, होर्मुज के आसपास होगा। जैसे पहले ईरान पे बमबारी वगैरह हुई थी उस तरह नहीं होगा, क्योंकि सब पूरा जो फोकस है वो होर्मुज पे, कंट्रोल पे फोकस आ गया है। जो होर्मुज पे नियंत्रण करेगा उसकी बल्ले बल्ले होगी। अगर ईरान का नियंत्रण था तो ईरान की बल्ले बल्ले होगी, और ट्रंप ने अगर ईरान का नियंत्रण तोड़ दिया और अपने हाथ में होर्मुज ले लिया तो पाकिस्तान की, अमेरिका की सत्ता में ट्रंप को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। नवंबर में भी अपना मध्यावधि चुनाव जीत जाएंगे। तो इसकी पूरी तैयारी, इसकी पूरी तैयारी नहीं ले पाए तो दुर्गत हो जाएगी उनकी, ईरान की बल्ले बल्ले होगी। ट्रंप चचा गए काम से, जाहिर है कि कुछ दिनों बाद तस्वीर वो भाड़ झोंकेंगे। ठीक, बिल्कुल सही बात है। यही स्थिति लग भी रही है। बहुत शुक्रिया अभय जी, समय दिए, बातचीत की, थैंक यू। तो ये थे अभय दुबे जी, और कितने विस्तार से उन्होंने समझाया। आप सोचिए, ये राघव चड्ढा, लाखों सीए हैं इस देश में, परिणीति चोपड़ा आदमी को घास नहीं डालती अगर अरविंद केजरीवाल इस मुकाम तक पहुंचाते नहीं, बढ़ाते नहीं, और वक्त आया तो कैसे पलटे। मैंने कहा ना, गिरगिट भी हैरान है रूप देखकर कि ये इस तरह नेता रंग बदलते हैं। आपका क्या मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई हैसियत नहीं बची, कोई नेता नहीं बचा? कभी कांग्रेस, कभी आम आदमी पार्टी से तोड़ तोड़ के ला रहे हैं। संघ चुपचाप है, संघ की औकात नहीं है। संघ को खत्म कर दिया मोदी ने क्या? संघ बोल नहीं पा रहा कि कहाँ गई नैतिकता वाली बातें, और कहाँ गए संघ के स्वयंसेवक जो नेता होने चाहिए? कुछ दिनों बाद राघव चड्ढा पंजाब में भाजपा के सीएम का चेहरा हो जाएंगे क्या? मैं क्या सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, बताइएगा जरूर। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।